मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हुआ है सब कुछ। राजस्थान के मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा है, उनका दायित्व है। कोई छोटी बात थोड़ी। 26 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। तो समाज को खोखला कर रहे थे, अपराधी और तो समाज के। बीपी जरोली जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है, ठीक है, और शिक्षा जो मंत्रालय है उसके अंडर वो आता है। कैसे हो सकता है कि जो है शिक्षा मंत्री को पता नहीं होगा? बच्चा जानता है पेपर आउट हुआ। ये लोग क्या करते हैं, तमाचे से तमाचे का इलाज करते हैं। जैसे क्या करते हैं, जैसे एक पेपर आउट हुआ लाइब्रेरी का, खींच के तमाचे मारे स्टूडेंट के, लगा दर्द हुआ, फिर दाहिने गाल पे जीएन का पेपर आउट करवा के उन्होंने थप्पड़ मार दिया, फिर रेट का एक थप्पड़ मार दिया, पुराने वाले बोल गए। तो सिलसिला तो नहीं थम रहा, ना आगे थमने वाला। आपने जो 5 मांगे हैं सरकार से, राज्य सरकार से कर रहे हैं, उनमें से ऐसी मांगे हो जो केंद्र सरकार से भी आप मांगे थे? पहले सर एक साथ 2 घोड़ों पर सवारी नहीं होती है। कोचिंग है, उसमें आप देखो, उसका रिकॉर्ड देखो, कैसे कैसे बच्चे सिलेक्शन होते हैं। फिर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वह उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप यदि आप आरटीआई लगा के पता कर लो कि जो रेट में जो सिलेक्ट हुए हैं, है ना, कहाँ से ज़्यादा सरकार को इतना मजबूर आप कर पाएंगे कि अगले स्तर में कानून ऐसा नहीं? मैं नहीं कर पाऊँगा, ये बच्चे करेंगे। मैं तो यहाँ पे 20 साल भी पढ़ा रहा हूँ, सरकार को मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरे जैसे और भी बहुत से लोगों ने आंदोलन किए हैं, कुछ नहीं होता है। हरियाणा के एक मुख्यमंत्री थे, 10 साल की सज़ा हुई थी, शिक्षक भर्ती में ही भाग लिया हुए थे। यहाँ पे ऐसा ही खेल होगा, मतलब ऐसा सीबीआई इंक्वायरी हो गया, इसीलिए लोग पीछे हट रहे हैं। बाकी टेंट वगैरह तो धमकी दे के गए कि हम दोबारा उखाड़ देंगे, 10,000 पेनल्टी पर डे की पेनल्टी लगाएंगे, आप लोग कोविड फैला रहे हो, ये सब कुछ बोल रहे हैं। हमने आह्वान किया है 28 तारीख को कैंडल मार्च का। गांव में, शहर में अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब निकले। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। सरकारों को बखूबी पता है, जब छात्र सड़कों पे आंदोलन करने के लिए निकलते हैं तो सत्ता डगमगाती है। 70 के दशक में गुजरात की सत्ता डगमगाई थी, उसी दौर में बिहार की सत्ता भी डगमगाई थी, और उसी दौर में इंदिरा गांधी की सत्ता पर भी संकट छाया था। लेकिन गहलोत सरकार जो महज 20-22 महीनों की बची है, पता नहीं कौन से मदहोश नशे में है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबको पता है, बेरोजगार जानते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम रीट भर्ती हुई थी, रीट की परीक्षा हुई थी, उसमें धांधली हुई थी, पेपर आउट हुआ था, लेकिन सरकार है मानने को तैयारी नहीं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो पूरी रात शहीद स्मारक पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे, एक शौर्य चक्र विजेता जो 10-11 दिनों से आंदोलन कर रहा है, अनशन पे है, आज अस्पताल में है। आज हम उनसे बात करने के लिए आए हैं क्योंकि कल ही एसओजी ने एक नया खुलासा किया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन ध्यान रहे, ये अर्ध सत्य है, अधूरा सत्य है, जो आपको मुद्दों से भटकाने के लिए परोसा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि सत्ता में बैठे वो कौन से लोग हैं जो सारी बातें सामने नहीं आने देनी चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है जी, थैंक यू। कैसे तबीयत है? आप 10-11 दिन से अनशन कर रहे हैं, तबीयत में स्टेबल है जी। आपके कल 2 साथी थे जिनका आपने अनशन तोड़वाया, क्या हुआ? उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई या फिर उन्होंने कुछ कहा क्या? एक संजुलता मीणा थी जी उनको 5 दिन हो गए थे अनशन पर, और एक सुमित शर्मा थे। तो संजुलता जी की जो वैन है काफ़ी नैरो हैं, तो कैनुला नहीं लग पा रही थी, तो काफ़ी वीकनेस आ गई थी उनको। सुमित शर्मा था, उनको कार्डिक प्रॉब्लम हुई थी, तो उनको जयपुर रेफर कर रहे थे। तो मैंने काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े कि आप लोग परेशान हो रहे हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा, आप अनशन तोड़ दीजिए। तो बोले सर हम मर जाएंगे, हम अनशन नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे, अपनी मांगों को लेकर अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम नहीं मानेंगे। काफ़ी 1 घंटे 1.5 घंटे उनको फिर दोबारा मैंने रिक्वेस्ट करी, आग्रह किया, फिर वो माने। तो मेरे हाथ से, और छात्र भी थे यहाँ पे, उनके बीच में उनका अनशन तोड़वाया। सुमित को फिर तुरंत जयपुर रेफर कर दिया गया, अभी तबीयत ठीक है सुमित की।
और जो संजू लता जो थी वो वापस गांव में जहां हमारा धरना था, अनशन था, वहां पे वापस चली गई। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि राजस्थान की सियासत में एक नेता, वयोवृद्ध नेता, जो कई दिनों से छात्रों की बात कर रहा था, फिर अचानक आप आते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे के आते हैं। लाखों विद्यार्थियों का की भावनाओं से आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, आहत होकर पद से इस्तीफा देकर अनशन पे बैठे हैं। सरकार कहीं ना कहीं तो घबराई हुई है। ये कल एसओजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे दर्शाता है कि सरकार के अंदर डर है कि बेरोजगार, जो कि राजस्थान में एक वोट बैंक नहीं बन पा रहा है, 20-22 महीने की सरकार है और ये कहीं वोट बैंक बन गया तो सरकार को उखाड़ कर फेंक सकता है। तो कल की जो एसओजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें 2 लोगों को उन्होंने बताया कि और गिरफ्तार किया है, एक उदाराम है और एक राम कृपाल मीणा है। लेकिन सरकार मेन आदमी कौन है, पेपर कहाँ से किसने लीक करवाया, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप पूरा एपिसोड देखिए। ये एसओजी बोलती 26 सितंबर की एग्ज़ाम थी और 24 को पेपर इन्होंने बोला वहाँ से शिक्षा संकुल से निकला था। राम कृपाल ने और उदाराम को दिया, उदाराम ने उसको दिया और ये सब कुछ हुआ। तो राम कृपाल का तो नाम पहले से आ रहा था जी। अब ये भजन लाल को पकड़ा है, उसके बाद थोड़ी आया है। ये तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहले से हाँ आरोप पहले है। बता दिया था। तो एसओजी जिसके पास मशीनरी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो उसको अब पता चल रहा है भजन लाल को पकड़ने के बाद, है ना। और आम पब्लिक को, आम जन को पहले पता चल गया। इसका मतलब ये है कि वो पकड़ना चाहते ही नहीं थे। ये प्रेशर है, ये हमारे आंदोलन का और पूरा प्रेशर है, उनको पकड़ना पड़ा उसे। उसके बाद आप ये देख, उदाराम जो है ये पहले भी पकड़ा जा चुका है, फिर पकड़ा गया है। तो सज़ा हम बोल रहे थे लंबी सज़ा होनी चाहिए, 10 वर्ष से अधिक, ये सब कुछ होता तो ये इंसान क्या दोबारा पेपर आउट करते हुए पकड़ा जाता? बिल्कुल। करता और है अभी भी नहीं करता। जिनको पकड़ा उनमें कहीं की जमानत। तो जब रिट की एग्ज़ाम हुई तो मीडिया में जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि रिट एक उत्सव है ना। और जो डीपी जरोली हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने कहा पेपर लीक ही नहीं हुआ। बच्चा जानता है कि पेपर बहुत बड़े स्तर पे लीक हुए हैं, 15,000 के आसपास भी पेपर लोगों के पास पहुंचे होंगे। तो वो लोग कैसे कह सकते हैं कि उत्सव है या पेपर लीक नहीं हुआ? यानी कि उनको पता होने के बावजूद ये बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है उनका। वरना या तो पेपर, भाई आप बिल्कुल ये मानते हो कि पेपर आउट नहीं हुआ तो ये सब कुछ होना नहीं चाहिए, जांच वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। आउट हुआ है तो तुरंत आपको एग्ज़ाम कैंसिल कर देनी चाहिए, जांच बैठा देनी चाहिए थी दोनों। आप बार बार एक पूर्व शिक्षा मंत्री पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उनकी कहीं ना कहीं कोई मिली भगत हो सकती है। कोई जैसे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बताया था कि डीपी जारोली वहाँ मौजूद थे जिस समय ये राम कृपाल मीणा वहाँ शिक्षा संकुल में आए थे, पेपर आए, तो उसका हाथ हो सकता है। तो ऐसे कोई एविडेंस आपके पास हैं या फिर जो नेता आरोप लगा रहे हैं उनके पास हैं कि शिक्षा मंत्री का कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन? एविडेंस तो जो जांच एजेंसी है उनके पास पूरे मशीनरी होती है, वो इन्वेस्टिगेट करती है, पूछताछ करती है, पूरा अनुसंधान करती है। मेरे पास तो वो है नहीं, पर आप एपिसोड देखिए आप पूरा। जो डीपी जरोली जो हैं, है ना, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है, ठीक है। और शिक्षा जो मंत्रालय उसके अंडर वो आता है। कैसे हो सकता है कि जो है शिक्षा मंत्री को पता नहीं होगा? बच्चा जानता है पेपर आउट हुआ है। फिर दूसरे आरोपी हैं बच्चे बोलते हैं कि सर एक कोचिंग है, उसमें आप देखो, उसका रिकॉर्ड देखो कैसे कैसे बच्चे सिलेक्शन होते हैं। फिर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वह उस कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि आप आरटीआई लगा के पता कर लो कि जो रिट में जो सेलेक्ट हुए हैं, है ना, कहाँ से ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे वहाँ के बेईमान हैं, ईमानदार बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, वो भी सेलेक्ट हुए हैं, पर अचानक वो रेशियो कैसे बढ़ गया, है ना। तो ये चीज़ें जो है वो संदेह के घेरे में लाती हैं उनको। फिर मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हुआ है सब कुछ। राजस्थान के मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा है, उनका दायित्व है। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। 26 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, उनसे जुड़े हुए जो परिवार हैं ये तो करोड़ों की संख्या में है। बिल्कुल। और आपको परवाह नहीं, ये जो बन के जाएंगे ये उन छोटे बच्चे, मासूम नन्हे बच्चों को पढ़ाएंगे जो देश का भविष्य है, राजस्थान का भविष्य है। तो आप तो समाज को खोखला कर रहे थे, अपराधी आप तो समाज के। तो ये सीबीआई इंक्वायरी होगी। अच्छा, सीबीआई इंक्वायरी से क्यों डर रहे हैं? यदि पाक साफ हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, करवा लें सीबीआई इंक्वायरी, साबित हो जाएगा। और मतलब क्लीन चिट मिल जाएगी इनको।
जैसे कि छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, जैसे हाल ही में अलवर का जो प्रकरण हुआ था, कुछ लोग मुख्यमंत्री साहब के पास गए, उन्होंने सीबीआई को जांच सौंप दी। तो मुख्यमंत्री जहां भी ये जाति वाला फैक्टर कोई आता है या फिर और छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, वहां तो हिचक नहीं होती है उनको सीबीआई को जांच देने में। लेकिन रीट की जो परीक्षा में धांधली की जो आप बात करें, वहाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं आपके हिसाब से कि मुख्यमंत्री ये कदम नहीं उठा पा रहे हैं? ये दोहरा चरित्र है। शक्ल से बहुत मासूम नज़र आते हैं, पीछे से दोगलापन है, एक क्रूरता भी है जो हमारे साथ दिखाई क्या है, क्रूरता है। और एक बच्ची वो पॉलिटिकल मुद्दा इतना बड़ा नहीं बनता, उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके लोग फंस रहे होते हैं, तुरंत सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट कर देते हैं ये। और जहाँ 26 लाख बच्चों का भविष्य है, बच्चियाँ हैं, अब रेप हुआ है, बहुत गंदा है, बिल्कुल। ठीक है, पूरे समाज को शर्म आती है उससे। पर ये भी कितनी लाखों बच्चों का सवाल है, कितनों ने 26 लाख कितने ने सुसाइड किया है ना, कितने परिवार इनसे जुड़े हुए हैं। और 30 साल 40 साल तक ये समाज को इफ़ेक्ट डालता, इसकी इनको परवाह नहीं है। क्यों नहीं परवाह? कहीं न कहीं तार जुड़े हुए हैं, इन नेताओं से भी कहीं न कहीं पक्का जुड़े हुए हैं। हम कुछ मंत्री थे, वो कह रहे थे कि हम अगर ऐसा कुछ हुआ है, शिक्षा संकुल से पेपर आउट हुआ है, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। जहां सरकार का दायित्व बनता था कि छात्रों को विश्वास में लेकर उनके सामने बात की जाए, वहां बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को सामने कर दिया जाता है। वो इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे कि सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, और अब एसओजी जांच करती है तो पता चलता है कि पेपर तो शिक्षा संकुल से ही निकलता है। फिर ये जांच वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? ये दबाव कहाँ से आ रहा है? सरकार की तरफ से आ रहा है, वो तो अब छुपे छुपाए घूम रहे हैं, बिल्कुल। है ना। और अब बच नहीं पाएंगे। जनता, देखो, सर्वे सर्वा जनता ही होती है डेमोक्रेसी में। वो तो अपने आप को भगवान मान के बैठ गए होंगे कि हम भगवान, हम किसी की नहीं मानेंगे, है ना, हम ही खुदा हैं। पर जनता जब अपने पे आ जाती है, इन्होंने चुन के उनको बैठा है वहाँ पर, और ये सवाल नहीं कर सकते, बिल्कुल। है ना। ये जवाब जब मांगते हैं तो इनको कुचलने की कोशिश करते हैं, कोविड का बहाना करके, ये बहाना करके, वो बहाना करके। अब ये जनता इनसे जवाब मांगेगी, बिल्कुल। और जो चाहेगी वो इनसे करवा के रहेगी। एक कल जो आप देख रहे हैं कि यूपी के अंदर भी बेरोजगार हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ से प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आता है कि गिरफ्तार कर रहे छात्रों को रिहा किया जाए, और इनके ऊपर जो विरोध प्रदर्शन कर, ये जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ था? आप अनशन कर रहे थे, 10-12 दिन से आप हॉस्पिटल में थे, कुछ लोग, आपके परिवार के लोग वहाँ आपके गाँव में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको पुलिस जिस तरीके से, और जहाँ आपके पोस्टर बैनर फाड़े जाते हैं, पुलिस जिस लाठी के दम पर उन लोगों को भगाती है, वो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा? हमको शहीद स्मारक से भी उठाया था, हाँ। ले गए थे, थाने में ले गए थे, धाराएं लगाई, मुकदमे लगाए। वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि खुद के खिलाफ जब कोई आवाज़ उठती है ना, वो तकलीफ़ देती है। तो ये तो कांग्रेस अब का करवाना शीर्ष नेतृत्व का भी दोहरा चरित्र। अब करवाना है तो आप यहाँ करवाइए ना, जहाँ करवा सकते हो वहाँ आप करवा नहीं रहे हो। जहाँ पे करवाना आपके हाथ में नहीं है, वहाँ पे आप सब कुछ करवाना चाहते हो। यहाँ पे करवा के आप एक मिसाल पेश कीजिए कि हम ऐसे हैं, हम कर सकते हैं। यहाँ की बच्चियाँ हैं, वो बोल रही थी, हमारे साथ महिला थी, वो खुद ही नारा दे रही थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, है ना। तो उन्हीं की सरकार से वो लड़ रही है। ऐसा थोड़ी ना लड़कियों लड़ सकती हूँ तो कोई पर्टिकुलर किसी से सच के लिए लड़ सकती है। तो अब वो तो उनको देखना है क्या है क्या नहीं है। एक कल से एक मामला हो रहा है पटवार का जो रिजल्ट आया है, उसमें भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं काफ़ी कि कुछ धांधली वांधली हुई है, रिजल्ट में कुछ हुआ है। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले दिन से 4 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जयपुर में हमने, तो ये कहा था कि ओमा सीट का खेल बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। क्या होटल खेल है ये? ये थोड़ा सा। आप ओमा सीट खाली छोड़ के आ जाओ, अच्छा। और फिर भी आपके 150 में से 140 नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वहाँ ऊपर से सब हाँ, सेटिंग हो जाती है? बैकडोर से होता है, हो रहा है। और इसमें हमने ये कहा था कि आप 5वां उसमें ऑप्शन डाल दीजिए, नॉट अटेम्प्ट का, ऐसा करके। और उसमें अनिवार्य हो कि आपको एक न एक गोला काला करना पड़ेगा, अच्छा। तो ये बड़े लेवल पे ये रुक जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर मंशा ही नहीं सरकार की बिल्कुल। करने की। और इसमें पटवारी में ये बच्चे, कल एक मेरे पास स्टूडेंट आया था, वो 4th उसका जो शिफ्ट थी, चौथे मतलब 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 4 लेवल में मान लीजिए जो भी है उसका, उसमें 4th में था। तो उसके
कम से कम भी 15-20 नंबर वो बता रहा था कि मेरे कम कर दिए गए हैं, अच्छा। है ना, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अब ये क्या क्राइटेरिया इनका नॉर्मलाइजेशन का, ये नहीं समझ में आता कि पेपर क्या इतना हार्ड था कि इनके 15-15 20-20 नंबर कम कर दो आप। बच्चे अपने आपको ठगा हुआ महसूस करते हैं। दिक्कत क्या हो रही ना, दिक्कत ये हो रही है कि किसी का सिलेक्शन हो ना हो वो दिक्कत नहीं है। इतने हज़ारों लाखों बेरोज़गार हैं, ये संभव ही नहीं कि सबको रोज़गार मिल जाए। दिक्कत ये है कि ये संतुष्टि, ये सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा कि जो प्रोसेस, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई जिस रूल के तहत, उसमें सही आदमी ही उसमें मतलब सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब हर किसी को डाउट है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ धांधली है। मतलब पूरा जो युवाओं हैं, विद्यार्थियों के बीच में अविश्वास की मतलब भावना पूरी पनपी हुई है कि हर उसमें रूल में, हर उस तरीके में क्वेश्चन मार्क है कि आप मतलब कहीं नॉर्मलाइजेशन की वजह से, कहीं वो मार्कशीट में कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कभी कहीं इंटरव्यू। इसीलिए हम एक कमेटी की हम डिमांड कर रहे हैं कि कमेटी में चीज़ें आगे थम जाएं जाके। अब ये लोग क्या करते हैं, तमाचे से तमाचे का इलाज करते हैं। जैसे क्या करते हैं, जैसे एक पेपर आउट हुआ लाइब्रेरियन का, खींच के तमाचा मारा स्टूडेंट के, लगा, दर्द हुआ। फिर जब वो चिल्लाने लगा, कराने लगा, बाएं गाल पे थप्पड़ था उसका, फिर दाहिने गाल पे जीएन का पेपर आउट करवा के उन्होंने थप्पड़ मार दिया। तो पुराना दर्द बच्चा भूल गया, नया दर्द के लिए वो चिल्लाने लगा, थोड़ी सी आवाज़ उठाने लगा, फिर एक थप्पड़ मार दिया उसके रीट को लेकर। एसआई के लिए बच्चा खड़ा हुआ, एसओजी की जो है जांच चल रही है, कोर्ट में चल रहा है केस, है ना, बच्चे थोड़ा सा इकट्ठा होना चाहते हैं, फिर रीट का एक थप्पड़ मार दिया, पुराने वाले भूल गए। तो सिलसिला तो नहीं थम रहा, ना आगे थमने वाला है। तो हमारी ये है कि ये थमना चाहिए। कब तक पेपर लीक होते रहेंगे, आउट होते रहेंगे, बच्चे ऐसे ठगे हुए महसूस करते रहेंगे। बिल्कुल। जैसे ही आपने बताया कि रीट के लिए बच्चों ने आवाज़ उठाई, उससे पहले एसआई के लिए बच्चों ने आवाज़ उठाई, इससे पहले जेल प्रहरी के पेपर थे उसके लिए आवाज़ उठाई, फिर एक नया थप्पड़ मार दिया जाता है आपके कहने अनुसार। तो सरकार की मंशा क्या लगती है कि सरकार हर परीक्षा में ऐसे धांधलीबाजी करके अपने नेताओं को बचाने की कोशिश करती है, दिखावे के लिए एक एसओजी की कमेटी बनाती है जो जांच करती है, जो अधूरा सत्य, जो मूल जड़ है उनको उखाड़ के नहीं फेंका जाता है, पत्तों को झड़काया जाता है और फिर बच्चों को, जिन बच्चों ने अभी अभी किरोड़ी लाल मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने बताया कि बच्चों को एसओजी पकड़ रही है, जिसने पेपर लिया है उनको पकड़ रही है, उनको जेलों में डाल रही है, और उनमें से भी कई ऐसे हैं जिन्होंने लिया ही नहीं, झूठा बचा रही है उनको। ये कैसा दोगलापन है? कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, मेरे साथी दिखा रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी। वो महाशय कौन थे मुझे नहीं पता, पर वो बोल रहे थे कि पेपर लीक हुआ है तो हम पता करेंगे किस किस के पास पहुंचा है। 48 घंटे पहले पेपर लीक हुआ है, वो पता करेंगे किस किस के पास पहुंचा है। मैंने कहा कि ये ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और भी बहुत जरिए हैं, एक बटन दबाते ही हज़ारों लोगों के पास में वो कंटेंट पहुंच जाता है, दुनिया में कहीं भी, है ना, और 48 घंटे आपके पास में हो। तो वो क्या ऊँट गाड़ी पे बैठ के गया था कि पेपर देने, जो भजन लाल है, जो भी है उससे ऊपर वाले जो हैं, वो पैदल गया था यहाँ से जोधपुर पेपर बांटने, फिर जोधपुर से बीकानेर गया होगा, बीकानेर से फिर धौलपुर गया होगा, धौलपुर से उदयपुर गया होगा, तो बेचारा 5-6 लोगों के पास ही पेपर पहुँचा पाया है। क्या बात कर रहे हो आप? आपके अनुसार कितने लोगों तक पहुंचा है ये पेपर? हज़ार लोगों के पास पहुँचा है। तो सरकार के पास अब क्या विकल्प बचता है? आप जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी जिस तरफ से उसको घेर रही है, सरकार को घेर रही है, क्या लगता है सरकार को क्या एक्शन अब कड़ा लेने का समय आ गया है, या फिर सरकार को जवाब बेरोजगार अगले 20-22 महीने में जो चुनाव है उसमें एक बड़ा वोट बैंक बन के देंगे? ये तो विपक्ष तो पूरा ही सबको घेरना चाहिए। मैं तो विपक्ष क्या, जो सत्ता पक्ष के भी जो हैं एमएलए हैं उनको भी घेरना चाहिए। ये इनकी खुद की पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। जो राजस्थान के जो मुखिया हैं उनसे जवाब मांगना चाहिए। इनके जो पूरे जो हैं शिक्षा मंत्री, इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है, बड़े लेवल पे इन्होंने करवाया। केवल इसमें नहीं, और भी काफ़ी जो आरोप लगे हैं, तो इनको भी आना चाहिए। और अभी एक रेट का ही मुद्दा नहीं है, पीछे में एसआई का, जीएन का, वो मुद्दे भी हैं। वो मुद्दे इसमें छुपने नहीं चाहिए। तो सीबीआई इंक्वायरी हमारी जो मेन मुख्य है, परीक्षा तो रद्द होनी ही चाहिए। परीक्षा रद्द होकर तुरंत परीक्षा करवाएं आप। बिल्कुल। राज्य सरकार के द्वारा जो अंतर्गत जो परीक्षाएं आती है, आप उनमें कह रहे हैं कि जो जितनी भी धांधलियाँ हुई हैं आज तक हुई हैं और आगे ना हो, इसके लिए कमेटी बने, सीबीआई की जांच हो, रीट में सीबीआई की जांच हो, और पद बढ़ाए भी जाएं आगे बच्चों के लिए। लेकिन केंद्र सरकार के लिए भी झुंझुनू से, जिस वीरभूमि से आप आते हैं, सेना में आप रहे हैं,
सेना के काफ़ी विद्यार्थियों ने झुंझुनू हेडक्वार्टर पे 3 बार प्रदर्शन कर दिया, बड़ा बड़ा प्रदर्शन, जहां हज़ारों की संख्या में सेना भर्ती के युवा जुड़े थे। उनकी भी मांग है कि सेना भर्ती नहीं हो रही है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? होनी चाहिए। ये तो हमारा झुंझुनू जिला तो हमेशा सेना, मतलब ये तो केवल नौकरी नहीं है, तो सेवा है। यहाँ के लोग तत्पर रहते हैं देश सेवा के लिए, मर मिटने के लिए। तो उसके तो लिए भी आप कोई तवज्जो मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं होनी चाहिए। आपकी मांगों में वो अब दिक्कत क्या है सर, हम पॉलिसी की बात नहीं कर, मैं राजस्थान सरकार से ये नहीं कह रहा कि आप इतनी वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे। मैं राजस्थान सरकार से बोल रहा हूँ कि आप जो निकाल रहे हो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, निष्पक्षता हो। ठीक है, ये जो सेना भर्ती है, ये इसमें यदि जो है जो रनिंग होती है इसमें 1600 मीटर मान लो, सबसे पीछे वाला जो है उसको सेलेक्ट कर लिया जाए, सबसे फर्स्ट आए उसको बाहर कर दिया जाए, तब तकलीफ होती है ना। तो बड़ी बात कम से कम ये है कि पहले आप इस चीज़ को तो रोकिए। आप जो धांधलियाँ हैं, जो नकल माफिया हैं, पेपर लीक होना, आउट होना, ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पूरा जंगल राज चल रहा है, मच्छी बाजार की तरह पेपर लीक हो रहे हैं, ये चीज़ तो रुके कम से कम। पॉलिसी और भ्रष्टाचार, ये दोनों में डिफरेंट है, डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। तो मैं नहीं कह रहा कि, मैं तो खुद बच्चों से कहता हूँ कि होनी चाहिए, भर्तियाँ होनी चाहिए, रेगुलर भर्तियाँ निकलनी चाहिए, खुली जो रैलियाँ होती हैं। अब उसमें काफ़ी ये बच्चे बोल रहे हैं कि उसमें पता नहीं क्या पॉलिसी लगा रखी है, उनकी जो टेन्यूर है, जो जवान है पहले, उनका टेन्यूर बढ़ा दिया गया 1-2 साल, तो इसलिए 1-2 साल ये रुकी हुई हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट का बोलता हूँ कि हमारी पहले 57 साल रिटायरमेंट की एज थी, 2019 में वो बढ़ा के 60 साल कर दी। तो 3 साल जो है, जो रिटायरमेंट होने वाले थे वो हुए नहीं। अच्छा, इसलिए नई भर्तियाँ कहाँ से होंगी, बहुत तो कम लेकिन लेवल उस पे दौरान जो जिन विद्यार्थियों की जो तैयारी कर रहे हैं सेना भर्ती में, उनका तो भविष्य पूरा, क्योंकि वो तो अवरेज भी हो जाएंगे। बिल्कुल काफ़ी नुकसान हुआ है, नहीं होना चाहिए, उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो आपको लगता है कि इसके लिए भी आपको, आपकी जो मांग पत्र हैं, आपने जो 5 मांगे सरकार से, राज्य सरकार से कर रहे हैं, उनमें से ऐसी मांगे हो जो केंद्र सरकार से भी आप मांगे करें? पहले सर एक साथ 2 घोड़ियों पे सवारी नहीं होती है। ये जो है कम से कम ये मुद्दा तो ठंडा हो, जो हम एक मुहिम लेके चले हैं, इस मुहिम को तो हम पूरी करें। क्योंकि मैंने जब आपसे पहली बार बात की थी तो काफ़ी विद्यार्थियों ने मुझे फ़ोन किया था कि वो सेना से हैं, सेना से इस्तीफा देके बेरोज़गारों के, लाखों बेरोज़गारों के लिए वो लड़ रहे हैं। तो हम भी झुंझुनू के हैं, हमारे लिए भी वो बोलें तो हमें भी ये साहस मिलेगा कि हाँ, वो हमारे लिए भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सेना में भी हज़ारों की तादाद में लोग सपने देखते हैं सेना में जाने के लिए। तो उनके लिए मैंने आपसे ये सवाल किया। हाँ, नहीं, ये बोला भी है मैं ये भी बोला है कि पहले हमारे जो विद्यार्थी, ये जो छात्र 10वीं क्लास में ही मतलब ये एलिजिबल हो जाते हैं सेना में जाने के लिए। तो पहले हमारा झुंझुनू का रेशियो बहुत ज़्यादा होता था, शेखावाटी का और राजस्थान का। फिर बाद में एक पता नहीं कौन केंद्र में ही एक रक्षा मंत्री हुए, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने क्या ऐसा किया कि हमारा कोटा थोड़ा सा कम कर दिया, उससे बहुत नुकसान हुआ, और अभी भी नुकसान हो रहा है, बिल्कुल, है ना। पहले, अब वो सरकार मुझे ध्यान में नहीं है ना। अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि विपक्ष भी लगा हुआ है, जैसे किरोड़ी लाल मीणा है, बीजेपी से आते हैं, वो राज्य सरकार को घेरे हुए हैं। लेकिन जिस सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, राजस्थान में 25 सांसद हैं, वो अगर प्रधानमंत्री से कहें कि ऐसी धांधलियाँ हो रही हैं राजस्थान में, तो वो वहाँ से केंद्र सरकार एक्शन ले तो सीबीआई जांच नहीं हो सकती? सीबीआई जांच तो केंद्र सरकार कैसे करवाएगी? या तो ये लोग यहाँ से अनुशंसा करें तब होगी, या फिर कोर्ट में मैटर जाए, कोर्ट का प्रेशर हो तब। मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई जांच हो। तो हरियाणा के एक मुख्यमंत्री थे, वो 10 साल की सज़ा हुई थी उनको, शिक्षक भर्ती में ही धांधलियाँ हुई थी उसमें। यहाँ भी ऐसा ही खेल होगा, मतलब ऐसा यदि सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, इसीलिए लोग पीछे हट रहे हैं। तो आपकी भी तैयारी है कोर्ट में जाने की? क्योंकि सरकार तो आप देख ही रहे हैं कि 10 दिन में आप 10-11 दिन यहाँ हॉस्पिटल में हो गए, अनशन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ आपके तंबुओं को सरकार ने किस बेरहमी से उखाड़ कर फेंका है। मतलब लोकतंत्र नाम की तो शायद राजस्थान में अब चीज़ ही नहीं रहा। बार बार एक ट्विटर पे तो मुहिम भी चलती है, जंगल राज राजस्थान, और वो बना हुआ है। तो अब आगे क्या तैयारी रहेगी आपकी? कोर्ट भी एक रास्ता है सर, पर दिक्कत क्या है ना, बच्चों के पास में बेरोज़गार बच्चे हैं ना, वकीलों की फ़ीस बहुत महंगी महंगी है, अच्छे वकील हो तो और महंगी है ना। तो वो कौन आगे आके कोर्ट में केस लड़े, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तारीखें आएंगी और आएंगी। तो इसीलिए इनके जो केस है ना वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। लिटरली जो होता है रियल में केस मौजूद होता है, पर ये वो फीस की वजह से मान लीजिए अच्छा वकील नहीं करवा पाते, जीरा नहीं हो पाती, और एक पब्लिक में भी एक उस हिसाब से
ट्रायल नहीं होती है, बच्चे इतनी डिमांड नहीं करते, आवाज़ नहीं उठाते, तो कोर्ट में भी पता नहीं क्या मैटर वो फंस जाता है वहाँ पे। तो हम उसके बारे में अच्छी पैरवी सोच, नहीं हो पाती हाँ है। हम सोच तो रहे हैं उसके बारे में। काफ़ी जो है एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट वो भी हमारे टच में है, तो ये भी पैरेलल चलेगा, पर ये जन आंदोलन बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि शायद ऐसा लोकतंत्र में तो नहीं होना चाहिए, देश में नहीं होना चाहिए कि बेरोजगारों के लिए भी संगठन बने, क्योंकि सरकार उन्हीं बेरोजगारों के नाम पर बनती है, इन्हीं का वोट लेकर सरकार बनती है और उनके मैनिफेस्टो में बेरोजगार, किसान यही मुद्दे होते हैं। लेकिन फिर भी बेरोजगारों के संगठन बनाए जाते हैं, उनके नेता होते हैं जो बेरोजगारों के नाम पर राजनीति कह सकते हैं कि आप वो करते हैं। तो राजस्थान में जो संगठन बने हुए हैं, क्या वो आपके संपर्क में हैं, आपके साथ हैं इस मुद्दे पर? नहीं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनमें से कई लोग आते हैं मिलने के लिए, पर यहाँ तो कोई भी आके मिल सकता है। मुझे आज कांग्रेस के एक प्रतिनिधि आके मिले थे और दूसरी पार्टी क्या आश्वासन दे के गए आपको? मुझे आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि आप जो कर रहे हो सच्चाई की चीज़ है और हर बच्चे की हो, चाहे किसी भी पार्टी को वोट डालता हो, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई आइडियोलॉजी का हो। ये तो युवाओं की, बेरोजगारों की मांग है, कोई पार्टी और जाति से तो ऊपर की चीज़ें हैं। आपने कोई पहल की कि जो बेरोजगारों के नेता हैं या फिर विपक्ष के लोग हैं उनसे आप बातचीत करें कि एक इस जन आंदोलन को एक जन क्रांति के रूप में आगे ले जाने की? संपर्क तो मैंने नहीं किया, काफ़ी सामने से काफ़ी कांटेक्ट किया गया मुझे। तो मैंने तो यही है कि आप लोग यदि हमारी मांगों के साथ में हैं, ये तो सबकी मांगे, हमारे अकेले की मांगे तो है नहीं। आप और आप यदि इसमें मूवमेंट में शामिल होना चाहते तो अपने प्लेटफॉर्म से, जहाँ भी आप यदि पॉलिटिशियन है तो अपने प्लेटफॉर्म से लड़े, आवाज़ उठाए। कोई संगठन है वो अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएं, हमें कोई आप दिक्कत उनको एकजुट कैसे करेंगे कि इन सारे लोग एक साथ सरकार को घेरें? तो दबाव ज़्यादा बन सकता है, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और चुनाव को देखकर सरकारें अक्सर झुक जाया करती हैं। मुझे लगता नहीं कि उनको एकजुट करने की ज़रूरत है, और उनको कर भी नहीं सकते एकजुट। जहाँ हित होते हैं वहाँ पे एकजुटता कम दिखाई देती है। बच्चे एकजुट हो जाएंगे तब हो जाएगा। इनका एकजुट होना जरूरी है, नेताओं का एकजुट होना जरूरी नहीं है। अच्छा, आप इन बेरोजगारों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। हाँ, ये एकजुट हो जाएंगे तो ये तो 10-15 दिन का खेल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इतनी बड़ी तो हमारी मांग ही नहीं। हम क्या मांग रहे हैं? कानून मांग रहे हैं, कड़ा कमेटी मांग रहे हैं, और ये सीबीआई इंक्वायरी एक दो, बस यही तो मांग रहे हैं। तो क्या लगता है कि अभी जो आगामी फरवरी में विधानसभा सत्र होगा, तो सरकार को इतना मजबूर आप कर पाएंगे कि अगले अगले सत्र में कानून ऐसा बने? मैं नहीं कर पाऊँगा, ये बच्चे करेंगे। मैं तो यहाँ पे 20 साल भी पढ़ा रहा हूँ, सरकार को मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरे जैसे और भी बहुत से लोगों ने आंदोलन किए हैं, कुछ नहीं होता है। इनका प्रेशर बनेगा। जब ये एकजुट होंगे और एक साथ आवाज़ उठाएंगे, अपना हक मांगेंगे, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अभी आपकी वहाँ प्रदर्शन हो रहा था, वो वहाँ से पुलिस ने हटवा दिया, तो क्या अभी भी वहाँ जारी है प्रदर्शन? बैठे हैं, कुछ लोग बैठे? जगह नहीं छोड़ी है। बाकी टेंट वगैरह तो धमकी दे के गए कि हम दोबारा उखाड़ देंगे, 10,000 पेनल्टी पर डे की पेनल्टी लगाएंगे, आप लोग कोविड फैला रहे हो, ये सब कुछ बोल के। अभी जब 26 जनवरी को आपने कहा कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणियों से ज्ञापन दिए जाएंगे, हमारे पास भी ऐसे सैकड़ों फुटेज आई थी, ज्ञापन आए थे, राजस्थान भर से आए थे कि ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन उसमें भी झुंझुनू जिले से तो बहुत से लोगों ने दिया। ये प्रदेश भर में एकजुटता नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटजी में कमी है आपके आंदोलन में? क्या लगता है कि बेरोजगार एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, या फिर वो विश्वास नहीं जता पा रहे हैं कि हाँ, हमारे लिए भी कोई आदमी है जो बात उठा रहा है, उसके साथ हमें होना चाहिए? नहीं, एकजुटता आ रही है, पर इसमें समय लगता है। एक झटके में सब कुछ नहीं होता। झुंझुनू में भी अचानक नहीं हुआ है। जब मैं आके बैठा था, मुझे बोला कि यार कहाँ गांव में जाके बैठ गया तू, यहाँ पे पहुँचना ही बहुत मुश्किल है, कोई पत्रकार भी नहीं पहुँच पाता वहाँ पे, बोलता वहीं से आप फुटेज बना के भेज दो हम। लेकिन उसका फ़र्क झुंझुनू में तो कम से कम दिखा कि हर गाँव से लगभग हमारे पास भी आई थी और आपके पास। उसमें समय लगा। अब दूसरे जो हैं डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास में, लोग मिलने भी, काफ़ी लोग आए थे यहाँ पे। वो भी अपने स्तर पे, अपने गाँव में, अपने शहर में सब कुछ करना चाहते हैं जो भी आंदोलन से रिलेटेड है। अब इसमें क्या, हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने आह्वान किया है 28 तारीख को कैंडल मार्च का, गांव में, शहर में अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब निकलें और अपनी यूनिटी दिखाएं, एकजुटता दिखाएं, कैंडल मार्च अपनी मांगों को लेकर निकालें। अब मैं तो ये कहूँगा कि झुंझुनू जो है वीरों की भूमि है ना। यहाँ पे हमारे 550 से अधिक शहादत दी हैं। सीमाओं की रक्षा करने में हम सबसे आगे रहे हैं। यदि प्रदेश के बच्चों को, युवाओं को यदि हक दिलाने की बात है, उनको इंसाफ दिलाने की बात है, तब भी ये बच्चे यदि साथ में खड़े होकर, और यदि यहाँ से शुरुआत हो तो उसमें क्या बुरा है?
ये तो पूरे प्रदेश के हक की बात है, इनका कोई पर्सनल तो कोई इसमें हित छुपा हुआ नहीं है। तो ये लड़ाई यहाँ से शुरू होकर प्रदेश के हर हिस्से में जाएगी। ये थे विकास जी जाखड़, जो आपके सवाल भी कुछ सवाल थे, उन सवालों पे भी हमने बात की। कल एसओजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ उन्होंने बताया कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य व्यक्ति कौन है, पीछे चेहरा कौन है, शायद कोई ऐसा नेता या फिर किन को ये बचाने की सरकार कोशिश कर रही है, ये बहरहाल एसओजी आगे अपनी जांच करी उसमें पता चलेगा, या फिर ये जो मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच की जाए तभी ये अर्ध सत्य पूर्ण सत्य बनकर इन बेरोजगारों के सामने आएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बोल हिंदुस्तान के साथ बने रहें। शुक्रिया।